मेरा नाम अनुपम है और आइए हम शुरू करते हैं कक्षा 6 विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 3 की, जिसमें हम अध्ययन करने वाले हैं तंतु से वस्त्रों तक। देखिए, तंतु से वस्त्रों तक। तंतु से वस्त्रों तक मतलब कि किसी एक जो वस्त्र के छोटे से छोटे भाग से एक जो हमारा वस्त्र है उसको हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से प्रक्रिया है, किस किस तरह से हम उसे प्राप्त करते हैं, तो हम इस तरह से देखते हैं। तो देखिए, तंतु से वस्त्र तक, जैसा कि तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक। तो देखिए, सबसे पहले तंतु और वस्त्र। तंतु और वस्त्र को समझते हैं कि तंतु और वस्त्र, तंतु से लेकर वस्त्र तक क्या है। तो देखिए, वस्त्र जैसे देखिए, हम जो हमारे जो पहनने के जो वस्त्र है, जिनको हम धारण करते हैं, जिनको हम जो हमारा जो हमारे एक कपड़े होते हैं, जिनको जिसे हम धारण करते हैं, पहनते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? वस्त्र कहते हैं। जैसे देखिए, हमारे आसपास भी जो कपड़ा है, जैसे हमारे पर्दे हैं, हमारा तकिए के कवर है, हमारी चद्दरें हैं, हमारे कंबल है, तो ये सब क्या है? ये सब एक वस्त्रों के जो एक वस्त्र की श्रेणी में इनको रखा जाता है, एक कपड़े की श्रेणी में रखा जाता है। तो देखिए, हम बात करते हैं कि तंतु से वस्त्रों तक की प्रक्रिया किस तरह से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, तंतु की, कि तंतु क्या है। तंतु किसी वस्त्र का छोटे से छोटा भाग है। तंतु क्या है? किसी वस्त्र का छोटे से छोटा भाग, जो निम्नतम, जो सबसे हम जिसे वस्त्र में हम सबसे निम्नतम श्रेणी पे रखेंगे, जो सबसे हमारा नीचे आएगा, सबसे छोटा भाग है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम तंतु कहते हैं। और वस्त्र हमने देख लिया कि जिन्हें हम धारण करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम वस्त्र बोलते हैं। जैसे देखिए, जो हमने वस्त्र पहने हुए हैं, इस तरह से जो हमारे वस्त्र होते हैं। तो देखिए, तंतु, अब बात कर लेते हैं तंतु की। तो क्या तंतु सब जो हम वस्त्र पहनते हैं, तो क्या वो सब एक तरह के ही होते हैं? क्या वो सब एक तरह के, जो हमारे एक तरह का ही हम कपड़ा पहनते हैं? नहीं, तंतु को भी हम दो प्रकार से देखिए विभाजित करते हैं। जैसे हम विभाजित कर सकते हैं कि जो प्राकृतिक तंतु, जो हमारा होता है प्राकृतिक तंतु। अब प्राकृतिक तंतु देखिए किसे कहते हैं? प्राकृतिक तंतु, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक तंतु की। प्राकृतिक तंतु की। अब देखिए, प्राकृतिक तंतु की बात करते हैं। प्राकृतिक तंतु की, तो प्राकृतिक तंतु कैसे होते हैं? जैसे देखिए, प्राकृतिक तंतुओं में भी हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। प्राकृतिक तंतु में भी हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक देखिए, जो एक तंतु है जो हमें पौधों या पादपों से प्राप्त होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहेंगे जो हमारे पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु। तो देखिए, पौधों से, पहले इसे हम प्राकृतिक तंतु को भी दो तरह से, एक तो पौधों से प्राप्त होने वाले, तो देखिए, पौधों से प्राप्त होने वाले। अब पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु हमारे कौन कौन से हैं? तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो कपास होता है, जैसे हमारा कपास है और हमारा जूट होता है, कपास है, हमारा जूट है, तो ये हमें किससे प्राप्त होते हैं?
तो देखिए ये हमें पौधे से प्राप्त होते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये पौधों से प्राप्त होने वाले हमारे प्राकृतिक तंतु हैं। ऐसे ही हम देखिए जो हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु, जंतुओं से भी तो हमें तंतु प्राप्त होते हैं। आइए बात करते हैं कि जंतुओं से कौन कौन से तंतु प्राप्त होते हैं। तो एक हमने पढ़ा पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु, और एक है हमारा जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु। तो देखिए जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु अब हमारे कौन कौन से हैं। जैसे कि देखिए हम, जैसे अब सर्दी है तो सभी हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो जो हमें ऊन किससे प्राप्त होती है? ऊन हमें किससे? भेड़ द्वारा प्राप्त होती है। तो ऊन भेड़ द्वारा प्राप्त होती है। और देखिए जो हम एक होता है हमारा रेशम, जैसे हम रेशम वाले कपड़े, रेशमी कपड़े जो चमकीले कपड़े होते हैं, तो रेशम वाले जो कपड़े होते हैं एक प्राप्त होता है हमें रेशम। तो रेशम जो प्राप्त होता है वो हमें कीटों से प्राप्त होता है, कीटों से। तो देखिए अब हमने तंतुओं को भी पढ़ा कि तंतु एक तो हमारा जो प्राकृतिक तंतु भी दो तरह से हो गए हमारे, कि एक जो हमारे पौधों से प्राप्त होने वाले, जैसे पौधों से प्राप्त होने वाले हमारा कपास, जूट, और एक हो गया हमारा जैसे जंतुओं से प्राप्त होने वाले, जैसे हमारा ऊन और रेशम। जो हमारा ऊन हमें भेड़ से और रेशम हमारा हमें कीटों से प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये बात की हमने प्राकृतिक तंतुओं की। तो क्या और भी तरह के तंतु होते हैं? क्या तंतुओं को भी कृत्रिम रूप से, क्या वस्त्रों कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है? तो देखिए एक होता है हमारा जो संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु संश्लिष्ट तंतु। देखिए संश्लिष्ट तंतु क्या है? संश्लिष्ट तंतु मतलब कि जो रेशे हमारे, जो तंतु विभिन्न जो रासायनिक प्रक्रियाओं से बनाए जाते हैं, विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं से बनाए जाते हैं, उनको हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे प्राकृतिक ना हो के कृत्रिम, क्योंकि ये बनाए जा रहे हैं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, तो इनको हम क्या कहेंगे? ये हमारे एक जो कृत्रिम तंतु होते हैं। तो कृत्रिम तंतु के देखिए कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे हम, एक है हमारा पॉलिएस्टर, एक हमारा जो संश्लिष्ट तंतु का है, कृत्रिम तंतु का, एक हमारा पॉलिएस्टर, एक होता है हमारा नायलॉन, और एक जो हमारा होता है उसको कहते हैं हम एक्रिकिल। तो ये हमारा ही किस तरह के तंतु हो गए? जिनको हम रासायनिक क्रियाओं द्वारा जिनको बनाते हैं। जैसे पॉलिएस्टर हो गया हमारा, नायलॉन हो गया, और हमारा क्या हो गया? हमारा एक्रिकिल हो गया। तो ये हमारे सब क्या आते हैं? ये हमारे संश्लिष्ट तंतुओं में आते हैं। तो देखिए हमने प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु पढ़ लिया। देखिए प्राकृतिक तंतुओं में जैसे हमने बात की थी, हम बात कर रहे थे कपास की। एक बहुत ही फेमस जो हमारा वर्ड है कपास ओटना। तो कपास ओटना क्या होता है? अभी हमने बताया जो कपास जो हमें जो हमारा प्राकृतिक तंतु के रूप में हमें उपलब्ध है कपास। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारी कॉटन होती है, रुई होती है, वो कहाँ से आती है। तो देखिए रुई कहाँ से आती है हमारी। तो हम बात कर रहे हैं कपास। देखिए जो कपास होता है, कपास एक तरह का हमारा पौधा होता है। तो कपास का जो हमारा पौधा होता है उसके लिए हमें जो जो हमारी काली मृदा और उष्ण जलवायु में कपास का पौधा उगता है। कैसी? काली मृदा और उष्ण जलवायु में कपास का पौधा उगता है। तो देखिए जो कपास का पौधा होता है, इस पे जो कपास के जो फूल आते हैं उनको
कपास गोलक कहते हैं। कपास गोलक। कपास के जो हमारे फूल होते हैं ऐसे जो नींबू के आकार के रहते हैं इतने बड़े बड़े, तो उनको हम कपास गोलक कहते हैं। तो उसी कपास गोलक में देखिए क्या होता है, उसमें बीज भी होता है और उसमें जो रुई जैसा रुई पदार्थ भी होता है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, तो हम जो उस रुई से बीजों को अलग करना, रुई से बीजों को अलग करने को ही हम कपास ओटना कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कपास ओटना। कपास ओटना किसे कहते हैं, जो रुई से ही बीजों को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको ही हम कपास ओटना कहते हैं। तो आपने देखा भी होगा कभी कभी गांव में जो इतने बड़े बड़े फूल से रहते हैं, व्हाइट व्हाइट सा उनके अंदर भरा रहता है, और उससे हम बीजों को ऐसे अलग करते हैं हाथों से, उसको ही बोलते हैं कपास ओटना। तो देखिए हमने बात करी प्राकृतिक तंतुओं की, संश्लिष्ट तंतुओं की, रुई हमें कैसे प्राप्त होती है, कपड़ा कैसे बनता है। अब हम बात कर लेते हैं, देखें एक होता है प्रोसेस जो हमारा होता है कताई करना। कताई करना क्या होता है, देखिए कताई करना। कताई करना क्या होता है, हम समझते हैं कताई करने से जो हमारे जो रेशे होते हैं, जो हमारा एक रेशा होता है, उनसे हमारा जो तागो या धागों का निर्माण करना। जब हम तागे या धागों का निर्माण करेंगे तभी तो हम वस्त्रों को बना पाएंगे। तो देखिए जो तागों और धागों का निर्माण करना जिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है तो उसको हम कताई कहते हैं। कताई कहते हैं। कताई करना देखिए अब हम समझते हैं कैसे। तकाई जो कताई के लिए एक हमारे जो युक्ति होती है, जो एक मशीन होती है जिसको तकली, उसको हम क्या बोलते हैं, तकली बोलते हैं। कताई करने के लिए हम तकली का यूज करते हैं। और तकली के साथ साथ देखिए जैसे जो हाथ से चलने वाला चरखा होता है, तो उसको भी क्या कहते हैं, चरखा काटना कहते हैं ना, चरखा काटना कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी चरखा काटने के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं कि किस तरह से उन्होंने जो सूती वस्त्रों वाला उद्योग किया है। तो देखिए हम बात कर रहे थे कताई करना। कताई के लिए हमने एक जो हमारा तकली, जिसको हम तकली या तकवा भी बोलते हैं, और दूसरा हमने बात की है हमारा जो चरखा काटना, जिसके बारे में महात्मा गांधी जी ने भी बताया चरखा काटने के बारे में, जो सूती वस्त्रों के लिए सूती वस्त्र बनाने के लिए क्या था, चरखा काटना था। तो देखिए हमने बात कर ली कताई की। अब कताई कर ली हमने तो धागा बना लिया। अब उन धागों से हम क्या करेंगे, उन धागों से हम जो हमारा अगला प्रोसेस होगा, जो अगली प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, तो फिर हम धागों से क्या करते हैं, बुनाई करना। तो देखिए बुनाई करना, अब हम बात करते हैं बुनाई करने के बारे में। बुनाई करना, तो देखिए बुनाई करना क्या है। बुनाई करना जैसे हमने धागों के 2 धागों के हमने सेट ले लिए हैं और उनको आपस में मिला के जो एक आपस में मिला के एक जो धागा तैयार करना, जो एक वस्त्र, इसी प्रक्रिया से एक वस्त्र तैयार करना। जैसे 2 धागों के सेटों को आपस में मिलाना, 2 धागों के सेटों को आपस में जैसे मिलाते रहेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा एक वस्त्र का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से जैसे एक होता है हमारा जैसे हथकरघा जो हाथ से हम इस तरह से बुनाई करने वाला एक हमारा होता है हाथ से। ऐसे ही हमने सुना होगा कि जो हथकरघा उद्योग है, इस तरह से भी उसके लिए अब मशीनों का भी यूज होता है। जो हमारा हथकरघा बोलते हैं। तो करघा जो हमारा यूज होता है वो होता है बुनाई के लिए हमारा यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत सा जो हमारे धागों को मिलाकर एक वस्त्र का निर्माण करना, उसे हम
बुनाई करना बोलते हैं। तो देखिए बुनाई हम और किस तरह से बुनाई, हमने देखा होगा कि जो हमारे ऊन के जो धागे होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, उनसे भी हम बुनाई करते हैं। उनसे जैसे देखिए सर्दियों में आपने देखा होगा कि जो सिलाई होती है उनसे धागों को ऐसे बुन के हम एक स्वेटर बना लेते हैं। तो इस तरह से हम धागों से क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। तो देखें हमने अब शुरू से समझा, हमने क्या समझा, पहले हमने समझा धागे का सबसे छोटा, जो वस्त्र का सबसे छोटा भाग है, जो हमारा वस्त्र का सबसे छोटा भाग था तंतु समझा। फिर तंतुओं के हमने प्रकार समझे कि हमारा प्राकृतिक तंतु होता है, हमारा संश्लिष्ट तंतु होता है। अब तंतुओं से हम कैसे कताई करके उससे हम धागा बनाते हैं, और धागे के निर्माण से कैसे हम बुनाई करके एक वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो इस जो अध्याय में हमने समझा तंतु से वस्त्रों तक, तंतु से वस्त्र तक, मतलब कि हमने एक छोटे से एक भाग से, छोटे से एक पार्ट जो तंतु से हमने इतने बड़े वस्त्र कैसे बनाए। तो आज के अध्याय में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा अध्याय है। तब तक के लिए धन्यवाद।